Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जैसा का नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन एमीटर यानी कि जो हमारा एमीटर होगा वो क्या होगा, हमारा कॉमन होगा। ठीक है, तो हमें ट्रांजिस्टर में हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। एमीटर, बेस और कलेक्टर। ट्रांजिस्टर में हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं, लेकिन जब भी हम कोई इनपुट अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें 2 वायर की आवश्यकता पड़ती है। जब भी हम आउटपुट लेते हैं तो हमें 2 वायर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ट्रांजिस्टर में हमारे क्या है, 3 वायर है। अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, एमीटर और बेस को एक साथ ले लेते हैं, तो कलेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाता है। अतः दोस्तों, इसी की कमी को पूरा करने के लिए, अर्थात एमीटर में हमें 2 वायर चाहिए, इनपुट पे हमें 2 वायर चाहिए और आउटपुट पे हमें 2 वायर चाहिए, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल को दोनों तरफ हम क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं। जब हम ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल को दोनों तरफ कॉमन कर देते हैं तो उसी कॉमन टर्मिनल से हम क्या करते हैं, एक को हम इनपुट और एक को हम आउटपुट कंसिडर कर लेते हैं। दोस्तों, ट्रांजिस्टर का उपयोग करके हम एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों का हम निर्माण करते हैं। तो बेसिकली एम्पलीफायर जब हम बनाते हैं तो हमें 2 इनपुट की आवश्यकता होती है और 2 आउटपुट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, 2 इनपुट अर्थात पोर्ट 1 यानी कि एक पोर्ट में हमें 2 वायर की आवश्यकता होती है। एक पोर्ट के लिए 2 वायर की आवश्यकता होती है। तो पोर्ट 1 पे हमें 2 वायर इनपुट के लिए और पोर्ट 2 पे हमें 2 वायर आउटपुट के लिए। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम देखेंगे तो 2 वायर हमारे क्या होते हैं, इनपुट के लिए होते हैं और 2 वायर हमारे आउटपुट के लिए। इसी प्रकार से ट्रांजिस्टर में हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल को हम कॉमन कर देते हैं। जब हम ट्रांजिस्टर के एक टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं तो इस प्रकार से हमारे इस कॉमन टर्मिनल से क्या होता है कि ये हमारा इनपुट हो जाता है और ये हमारा आउटपुट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो जो हमारे पास ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे पास 3 प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक होता है हमारा कॉमन एमीटर, दूसरा कॉमन बेस एंड तीसरा कॉमन कलेक्टर। क्लियर है? कॉमन एमीटर के केस में हम एमीटर को क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, यानी कि जो हमारा एमीटर होगा वो इनपुट साइड भी होगा और आउटपुट साइड भी होगा। ये हमारा कॉमन एमीटर का सर्किट डायग्राम है। दोस्तों, ये हमारा एमीटर है। एमीटर में हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा एमीटर टर्मिनल है ये क्या होगा, हमारा बेस में और कलेक्टर में दोनों साइड कॉमन होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक तरह से अगर एमीटर जो हमारा है वो क्या है, एक तरह से रेफरेंस पॉइंट है। तो एमीटर और बेस हमारे क्या होंगे, इनपुट होंगे, और एमीटर और कलेक्टर हमारे क्या होंगे, आउटपुट होंगे। दोस्तों, ये हमारा कॉमन एमीटर का सर्किट डायग्राम है और यहाँ पे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर, दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब हम इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं कि हम इसके इनपुट को हम फॉरवर्ड बायस में करते हैं और इसके आउटपुट को हम रिवर्स बायस में करते हैं। तो बेस और एमीटर हमारा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और इसी तरह से एमीटर और कलेक्टर हमारे क्या रहेंगे, रिवर्स बायस रहेंगे। दोस्तों, धारा जो होती है हमारी बेस में अंदर की तरफ और कलेक्टर में हमारे बाहर की तरफ होगी। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो क्या है, लीकेज करंट। हमें लीकेज करंट क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब हम रिवर्स बायस का मान बढ़ाते हैं, रिवर्स बायस का जब हम मान बढ़ाते हैं तो उसमें हमारी लीकेज करंट फ्लो करती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये जो सर्किट है वो हमारा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। यानी कि हम इस समय क्या करेंगे, इसको हम ओपन सर्किट मान लेंगे। यानी कि मान लेंगे कि यहाँ पे अभी कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं है, या फिर हम मान लेंगे कि इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है। तो उस समय जब हम रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो इसमें जो हमारी धारा प्रवाहित होती है उसे हम बोलते हैं ICEO। इसी जो स्मॉल धारा जो प्रवाहित होती है, जो कुछ समय के लिए इस धारा का जो प्रवाह होता है, इसे हम बोलते हैं लीकेज करंट। यह करंट कब प्रवाहित होती है, जब हम रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तब। क्लियर है दोस्तों? हमें फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप बिटवीन IC, IB एंड ICEO। यानी कि हमें कलेक्टर करंट
बेस करंट और लीकेज करंट के मध्य में क्या करना है, हमें संबंध स्थापित करना है। दोस्तों, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में जब हम IC/IB और IC/o में संबंध स्थापित करते हैं तो हमें पता है कि इनपुट साइड को हम फॉरवर्ड बायस तथा आउटपुट साइड को हम रिवर्स बायस में रखते हैं। और अगर हम इनपुट साइड को ओपन सर्किट मान के आउटपुट साइड पर रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो उसमें रिवर्स धारा का मान प्रवाहित होता है, यानी कि रिवर्स धारा हमें क्या होती है, फ्लो करने लगती है। और वो जो फ्लो होता है वो हमारे NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन और NP ट्रांजिस्टर में होल के आपस में रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है। पहली कि एमीटर करंट का वह भाग जो कलेक्टर तक पहुँचता है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज का 2% जो कि एमीटर से आया है और जो टर्मिनल की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, हमने वीडियो में बताया था कि जब हम इनपुट को फॉरवर्ड बायस करते हैं कॉमन एमीटर कॉमन बेस के केस में या फिर कलेक्टर के, तो इनपुट पे जब हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि PNP ट्रांजिस्टर में होल जो होंगे वो बेस की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि P क्या होगा, हमारा पॉजिटिव से जुड़ा होता है और N हमारा निगेटिव से जुड़ा होता है। इसी प्रकार से NPN ट्रांजिस्टर में N जो है वो हमारा निगेटिव से जुड़ेगा और P जो है वो हमारा पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे बेस की तरफ मूव करते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे P में क्या होता है, होल और NPN में इलेक्ट्रॉन के आपस में क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं, जिससे 2% मिलकर के उदासीन हो जाते हैं और शेष हमारे जो 98% होते हैं वो हमारे कलेक्टर में चले जाते हैं। उसके बाद जब हम वहाँ पे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारी जो धारा होती है वो हमारी प्रवाहित होने लगती है। और दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारा लीकेज करंट। दूसरा जो फैक्टर है वो है लीकेज करंट या फिर कलेक्टर एमीटर करंट, जिसे हम ICU के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ICU यानी कि जो हमारा लीकेज करंट होता है, कलेक्टर एमीटर करंट जो होता है वो हमारा एमीटर करंट का वह भाग होता है, एमीटर करंट का वह भाग होता है जो कलेक्टर तक पहुंचता है। दोस्तों, लीकेज करंट यानी कि ICU हमारा एमीटर करंट का वह भाग होता है जो कलेक्टर तक पहुंचता है, ठीक है, जिसे हम नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एमीटर करंट का वह भाग जो कलेक्टर तक पहुंचता है उसे हम IC माइनस ICU से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हमारे पास यहाँ पे होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो इनपुट पे हम AC वेवफॉर्म अप्लाई करते हैं और हमें आउटपुट पे क्या मिलता है, DC मिलता है। इनपुट हम AC अप्लाई करते हैं और आउटपुट हमें क्या मिलता है, DC मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें आउटपुट DC मिलता है, इसी DC के टर्म में हमारे सारे कैलकुलेशन क्या होंगे, किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इस DC क्या है, हमारा आउटपुट है, और जो भी हमारा इक्विपमेंट होगा, जो भी हमारा लोड होगा वो हमारा क्या होगा, DC पे ही वर्क करने वाला होगा। जैसे DC मोटर हो गया, DC फैन हो गया, कुछ भी हो सकता है, DC बल्ब हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कलेक्टर और एमीटर के बीच में क्या होगा, हमारा एक बेस फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा होगा वो बेस फैक्टर होता है, जिसे हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, यानी कि बीटा। इसे हम क्या बोलते हैं, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे बीटा DC से। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा DC बराबर होता है, क्या होगा कि एमीटर करंट का वह भाग जो कलेक्टर तक पहुंचता है, एमीटर करंट का वह भाग जो क्या होगा, हमारा कलेक्टर तक पहुंचेगा, तो वो क्या होगा, हमारा जो हमारा IE निकल के आया था, यानी कि अगर हम इस वाली करंट में से इस लीकेज करंट को घटा देते हैं तो हमारा ये करंट हमारा मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, IC माइनस ICO क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, तो यही जो हमारा एमीटर करंट होता है वो हमारे इस कलेक्टर करंट में पहुंचता है। ठीक है,
तो बीटा डीसी का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एमीटर करंट का वह भाग जो कलेक्टर तक पहुंचता है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे बेस में धारा है यानी कि बेस करंट, ठीक है। बेस धारा हमारी क्या होगी, आई बी, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा क्या हमारा, आई सी माइनस आई सी ई ओ अपॉन आई बी। दोस्तों जो हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है कॉमन एमीटर के केस में, बीटा डी सी बराबर आई सी माइनस आई सी ई ओ अपॉन आई बी, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, आई बी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, आई सी माइनस आई सी ई ओ बराबर आई बी बीटा डी सी। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आई सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा आई बी बीटा डी सी प्लस ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आई सी ई ओ। क्लियर है। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो लीकेज करंट हमारा होगा वो क्या होता है, उसका मान बहुत ही कम होता है। तो जिसको हम आई बी बीटा डी सी से क्या करेंगे, छोटा, यानी कि मान लेते हैं कि बहुत ही निग्लेजिबल होता है फॉर कैलकुलेशन। तो इस कारण से क्या हो जाएगा कि ये हमारा आई सी ई जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा निगलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, आई सी इज इक्वल टू आई बी बीटा डी सी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा बीटा डी सी बराबर क्या हो जाएगा, आई सी अपॉन आई बी। दोस्तों इक्वेशन हमें याद रखना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमारे एग्जाम वगैरह में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2।